नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग 11 अध्याय तक पढ़ चुके हैं और अगली की कक्षाओं को हम इसी तरीके से अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं अध्याय 12, जिसमें हमको कोण, रेखीय युग्म और तिर्यक रेखाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इस यूनिट में आपको रेखा गणित का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है आपको अब जो भी है कंपास बॉक्स है ना, स्केल वगैरह है, चांदा है, डिवाइडर है, इन सभी का यूज़ इसमें आपको करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अध्याय 12 कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं। तो सबसे पहले हम आपको कोण क्या होता है आपने पिछले के अध्याय में देख चुके हैं, है ना। लेकिन हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि कोण जो है वो क्या होता है ना। वास्तव में हम लोग कोण किसे कहते हैं, ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि कोण, इसमें हम लोगों को आसन्न कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए कोण को हम लोग समझने जा रहे हैं। वास्तव में कोण जो है वो क्या होता है। देखिए जो रेखा होता है ना, कोण जो है वो रेखा से मिलकर बना होता है ना। जैसे हम लोग बोल रहे हैं दो रेखाओं के बीच झुकाव ही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। जैसे ये एक रेखा हुआ और ये दूसरा रेखा हुआ, तो इसके बीच में ये जो झुकाव बना ना, ये झुकाव, यही झुकाव जो कहलाता है कोण। समझ में आया बच्चों। जैसे हम लोग यदि बात करें, ये एक रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर यदि हमने इस तरीके से एक दूसरा रेखा खींच दिया, तो यहाँ पर ये जो झुकाव बना ना, यही कहलाता है कोण। तो हमको कितना रेखा का जरूरत पड़ रहा है, दो रेखा, एक पहला वाला ये और दूसरा वाला ये। तब हम कहेंगे कि दो रेखाओं के बीच झुकाव जो है वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। अब यदि हमारे पास आप देख रहे हैं ये जो आकृतियाँ बन रही है ना, आप अलग अलग आकृतियों को देख पा रहे हैं। ये जैसे है एक इस तरीके से हो गया, ये जो है वो एक इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी झुकाव है, यहाँ पर भी झुकाव है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन्हीं आकृतियों के हिसाब से कोण जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप इनको इस तरीके से करके ये करेंगे तब भी ये झुकाव बनेगा। आप इनको इस तरीके से करके इस तरीके से करेंगे, जैसे ये वाला, तब भी एक झुकाव, और इस तरीके से करके ऐसा करेंगे तब भी एक झुकाव बन रहा है बच्चों। ठीक, तो इन्हीं सब है ना अलग अलग जो चित्र जो हमको दिखाई दे रहे हैं या फिर रूप जो दिखाई दे रहे हैं, उसी के हिसाब से कोण के भी अलग अलग प्रकार हैं। आपने न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, इसके बारे में इसके पहले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। समझ में आया बच्चों। तो यदि हम इस पर बात करें कोण के अलग अलग प्रकारों पर, तो हम इस अध्याय में आसन्न कोण, है ना, पूरक, संपूरक और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को बनाने से पहले आप न्यून कोण के बारे में यदि बोलेंगे, है ना, न्यून कोण, उसके बाद फिर अधिक कोण, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या आता है, समकोण। तो न्यून कोण कहने का मतलब जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो। आपको यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम कोण को अंश में नापते हैं, जिसे डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अधिक कोण मतलब 90 से अधिक, ठीक है, और सम कोण मतलब 90। इतने तरीके या फिर इतने प्रकारों पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, है ना। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण, ठीक, आसन्न कोण। तब यदि हम लोग इस कोण पर यदि हम बात करेंगे आसन्न कोण, तो देखिए आप तिर्यक रेखाओं के बारे में भी जानते हैं ना, संगत कोण भी होता है ना, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण, है ना, बाह्य कोण, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल आसन्न कोण, पूरक, संपूरक की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आसन्न कोण पर बात कर रहे हैं, है ना।
आप पहले इन सब कॉन्सेप्ट को, है ना, अवधारणाओं को समझ लें, उसके बाद प्रश्नावली को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आसन कोण क्या होता है? देखिए, हमने अभी बताया कि दो रेखाओं के बीच झुकाव जो है वो कोण कहलाता है। देखिए, दो रेखा क्या कौन कौन सा हो गया? मान लेते हैं एक रेखा ये हो गया, ठीक, और दूसरा रेखा ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा रेखा ये हो गया, तो यहाँ पर का ये जो झुकाव बन रहा है ना, ये झुकाव यही क्या है? कोण है। समझ में आया? ठीक, ऐसा नहीं है कि इधर ये वाला कोण नहीं है, ये भी कोण है। इस कोण के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग इस कोण के बारे में करेंगे। अब देखिए, ये तो एक केवल एक कोण है। अब यदि मैं इसी में एक और रेखा खींच दूं, है ना, एक और इस तरीके से रेखा खींच दूं, ठीक है, ये इस तरीके से इसी शीर्ष को मिलाते हुए, तब यदि हम बात करेंगे, देखेंगे तो एक रेखा इसके और इसके बीच में बनने वाला एक कोण, और एक कोण इसके और इसके बीच में बनने वाला कोण। समझ में आ रहा है बच्चों? तो उस स्थिति में हमारे पास दो कोण नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और ये वाला। अब यदि हम इसको अलग अलग रूप में देखना चाहेंगे, तो ये इस कोण को यदि हम बनाने पर बात करें, ये वाले कोण को, तो वो कोण कहाँ से बनेगा? इस भुजा से इस तरीके से ये बनेगा। और ये वाला जो कोण है वो कौन से कोण से बने, भुजा से बनेगा? इस भुजा से इस तरीके से ऐसी बनेगा। कहने का मतलब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि हम इसको नाम दे दें, है ना, ये O है सपोज, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। अब यदि हम इस पर बात करेंगे और ये वाला कोण को यदि मैं एक नाम दे दूं और इस कोण को यदि मैं दो नाम दे दूं, समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब देखिए, तो हमारे पास ये जो भुजा ओ बी दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाला भुजा ओ बी, ठीक है, ये ओ बी जो भुजा है वो दोनों पे आपको नज़र आएगा, है ना। ये वाला कोण बनाएंगे, पहला वाला कोण, तब भी हमारे पास रहेगा, और ये दूसरा कोण बनाएंगे तब भी हमारे पास रहेगा। तो इस स्थिति में रेखा ओ बी को, है ना, हम क्या बोलेंगे, या फिर ये एक रेखाखंड बोल सकते हैं हम इसको, रेखा बोलना उचित नहीं होगा, है ना। तब हम कहेंगे कि ये जो ओ बी है ना, वो दोनों के साथ में है, ठीक है। और जब दोनों के साथ में है, तब हम लोग उसी रेखाओं को या उन्हीं रेखाखंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। समझ में आ रहा है? जो भुजा बोलते हैं ना, रेखाखंड ना बोल के भुजा बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो भुजा है ओ बी, वो इस पहले वाले कोण के साथ में भी है और दूसरे वाले कोण के साथ में भी है। तब यदि हम लोग बात करेंगे कोण एक और कोण दो, तो ये दोनों कोण आपस में कहलाएंगे आसन्न कोण, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है आसन्न कोण के लिए, कि ये जो शीर्ष दिख रहे हैं ना, ये शीर्ष, इसी को शीर्ष बोलते हैं। मध्य बिंदु जो दिख रहा है उसको शीर्ष बोलते हैं। यदि इन दोनों का शीर्ष एक ही है, अब देख रहे हैं इसके लिए भी ओ आ रहा है, ये है ना। यदि हम लोग कोण को बताएंगे तो कोण ए ओ बी बोलेंगे, और दूसरा कोण बी ओ सी। कहने का मतलब जो कोण बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? ओ पर बन रहा है। दोनों के लिए जो उभयनिष्ठ बिंदु है या शीर्ष है वो क्या है? ओ है। तो आसन्न कोण के लिए शर्त ये है, क्या शर्त है? कि दोनों के लिए जो बिंदु है ना, या शीर्ष है, वो क्या होने चाहिए? एक ही होने चाहिए। तब हम लोग उसको आसन्न कोण कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सपोज ये है ये, ठीक, और ये, तो ये वाला जो भुजा है ना, ये भुजा इन दोनों के लिए कॉमन है ना। ये वाला कोण बनाएंगे, ठीक है, तब भी वो भुजा रहेगा, और ये वाला ये इधर का कोण में भी रहेगा और उधर के भी कोण में रहेगा, ठीक है। और जब दोनों में ये रहेगा, है ना, और ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु, ठीक है, और ये भुजा, तो हम कहेंगे, ठीक है, भुजा वही है और बिंदु वही है, तो ये जो कोण है वो क्या होंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। समझ में आया ना? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। आसन्न कोण क्या होगा? जैसे ये एक कोण हो गया, तो इस कोण के लिए एक मैं इस तरह से एक क्या खींच दूँ, रेखा खींच दूँ, तो ये और ये कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे, यदि इनका ये जो भुजा है वो क्या हो? कॉमन हो, और बिंदु भी क्या हो? कॉमन हो। समझ में आया? तो ये आपका आसन्न कोण हो गया। अब यदि पूरक कोण की बात करेंगे, है ना, पूरक कोण, तो पूरक कोण में हम लोगों का होता ये है कि जब कभी भी, है ना, दो ठो कोण रहते हैं हमारे पास, सपोज
ये है, ठीक है। ये आपके पास है ये। अब पूरक कोण में होता क्या है ना, जब दो कोण का मान है ना, दो कोण का जो मान है वो कितना होता है 90 अंश का या फिर एक समकोण के बराबर, तब प्रत्येक कोण को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 40 अंश है तो ये डेफिनेटली 50 अंश होगा यदि यह क्या है, एक दूसरे का पूरक है। समझ में आया? पूरक कोण किसे बोलेंगे? पूरक कोण जिन कोणों का योग, अब केवल ये दो नहीं हुए ना, ये दो से अधिक भी हो सकते हैं, एक और कोण आ सकता है ऐसे इसके बीच में, लेकिन जितने भी कोण दिए गए हैं उन सभी कोणों का मतलब मान जो है वो 90 अंश के बराबर या फिर एक समकोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 90 अंश या फिर एक समकोण के बराबर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये पूरक, जैसे ये अगर 40 है तो ये 50, ये 50 है तो 40 हो सकता है, ये 20 हो सकता है तो ये हो जाएगा 70, ये अगर 30 है तो हो जाएगा ये 60 अंश। इस तरीके से है ना, उसमें केवल दो कोण का बात नहीं है, है ना, दो कोण का जनरली ले लिया जाता है ना, ठीक है। तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पूरक कोण, ठीक। और इसी तरीके से संपूरक कोण, तो संपूरक कोण में क्या अंतर रहता है? देखिए संपूरक कोण को देखिए आप, संपूरक कोण, ठीक है। संपूरक कोण में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई कोण दिया है ना, इस तरीके से, तो दो कोण का जो मान है ना वो कितना होना चाहिए? 180 अंश, ठीक है। दो कोण का जो मान है वो 180 अंश यदि होता है तब हम लोग बोलते हैं कि जो दिया गया कोण है वो एक दूसरे का संपूरक है। कहने का मतलब 30 का संपूरक 150 और 150 का संपूरक 30 अंश। समझ में आया बच्चों? कितना होना चाहिए? दो कोण का जो मान है वो 180 अंश जोड़ने पर, है ना, योगफल जो है 180 अंश होना चाहिए, या फिर दो समकोण के बराबर। उसी तरीके से यदि पूरक में पूछे तब पूरक में कितना होना चाहिए? 90 अंश अर्थात एक समकोण। समझ में आया? तो उस स्थिति में हम उन कोणों को पूरक या संपूरक बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सरल रेखा का सहयोग लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये सरल रेखा है और एक सरल रेखा है ये दूसरा, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम बताए हैं दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको चार झुकाव मिल रहा है, 1 2 3 और ये 4। सबको समझ में आया? तब आप यदि ध्यान देंगे ना तो यहाँ पर यदि बनेगा, हम इसको नामकरण कर देते हैं, ठीक है। वैसे एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है जनरली नामकरण को किसी चित्र में, लेकिन आप यहाँ पर समझने के लिए किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका समझने वाले हैं, कोण का। तब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये जो 1 और 3 जो रहेगा ना, उस कोण का मान आपस में बराबर रहेगा। ये यदि 30 अंश यदि या फिर कितना मान लीजिए, यदि इसको 130 अंश है ना, ये यदि 130 अंश है तो ये भी 130 अंश होगा। और ये कितना, यदि 130 अंश है तो ये कितना हो जाएगा, 50 अंश। और ये यदि 50 अंश है तो इसका मान भी 50 अंश होगा। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना, 1 3 और 2 और 4 का जो जोड़ा आपको नज़र आ रहा है ना, 1 3, ठीक है, और ये 2 और 4, तो यही जो जोड़ा है वो कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण। कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि 1 और 3 2 और 4 आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। समझ में? ठीक। अब यदि हम लोग आपके प्रश्नावली पर बात करेंगे 12.1 में, ठीक है, तो 12.1 में आपको लिखा है कि परिभाषा लिखिए, ठीक है। परिभाषा लिखने के लिए आपके 12.1 में बोला है तो हमको परिभाषा ही बताने हैं, है ना। और जब परिभाषा बताएंगे तो आसन्न कोण, देखिए आसन्न कोण को बोला है ना। और आसन्न कोण के बारे में हम आपको बताए हैं
क्या बताए हैं आसन कोण के बारे में? जैसे कोई एक कोण है ना, ये एक कोण है, ठीक, और इस पर एक और रेखा हम खींच रहे हैं तो यहाँ पर दो कोण बनने लगे। पहले एक कोण थे, अब दो कोण। तो ये कोण है ना पहला, और ये जो दूसरा आपस में आसन्न कोण कहलाएगा यदि इनका एक कम से कम एक भुजा है ना, कम से कम ये वाला भुजा क्या हो और ये बिंदु दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो, मतलब इसमें है ना। अब यदि हम बोलेंगे तो ये वाला भुजा है ना, यदि आप बोलेंगे कि इस भुजा की है ना, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को कहेंगे, तब ये क्या नहीं होगा, आसन कोण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ भुजा हमको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये दोनों के लिए हो जाएगा। तब इस स्थिति में यहाँ पर बनने वाला कोण एक और ये दो क्या कहलाएगा, आसन कोण कहलाएगा। ठीक है, ठीक। अब यदि हम लोग देखेंगे समपूरक कोण, तो जिन दो है ना कोणों का जो योग रहेगा वो 180 अंश या फिर दो समकोण के बराबर रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, समपूरक कोण। जैसे अब जैसे 20 अंश है तो 20 का यदि मैं पूरक कोण बोलूँगा तो 70 हो जाएगा, ठीक है। और यदि समपूरक कोण बोलूँगा, ये पूरक कोण हो गया 20 का पूरक कोण, और यदि मैं समपूरक कोण बोलूँगा तो हो जाएगा 160, ठीक है। ये इस तरीके से समझ में आया। और शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण को हम अभी आपको बताए हैं। क्या बताए हैं कि जैसे कोई एक क्या निकलता है, एक हम रेखा खींचते हैं इस तरीके से, है ना, तो इसके जस्ट सामने वाला, जैसे एक रेखा खींच दिए सरल रेखा, और इसके लिए कटान बिंदु हो गया है ना, ये कटान बिंदु है, तो इनके जस्ट सामने वाला सम्मुख वाला इसका जो है वो, यदि ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहाँ पर हम लोग आमने सामने का शीर्ष के सामने है ना, अभिमुख मतलब शीर्ष के सामने वाला जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण है। समझ में आया बच्चों। अब इस प्रश्नावली में आपका जो प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है उसमें पूरक कोण का मान को बताइए, ऐसा दिया है ना। और यहाँ पर देखिए, पहले आप लोग शीर्षाभिमुख कोण को ये भी देख सकते हैं कि हम लोग चार जो मतलब हमको चार जो कोण बन रहे हैं ना, उसमें जो कोण बन रहा है तो जो विपरीत दिशा के जो कोण है ना, मतलब एक के उल्टा में कौन है, 3 है, और 2 के उल्टा में कौन है, 4 है। तो ये जो दो कोण दिख रहे हैं ना, मतलब एक के में 3 है और 2 के में 4 है, तो यही कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख। अर्थात इन्हें आप क्या बोल सकते हैं कि जब कभी भी हम लोग है ना, दो सरल रेखा हम लोग लिए हैं यहाँ पर, और दोनों रेखा या रेखाखंड जो भी है ना एक दूसरे को काट रहे हैं, तो काटने पर 4 कोण बन रहे हैं, तो जो विपरीत दिशा में कोण बन रहे हैं उन्हीं कोणों को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक। अब यदि हम लोग इसका दूसरा प्रश्न पर बात करेंगे, तो दूसरा प्रश्न में बोला है पूरक कोण को बताइए। तो पूरक कोण जानने के लिए हम अभी पढ़े हैं पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण को हम देखे हैं, पूरक कोण है ना क्या होता है, दो कोण या फिर दिया गया कोण है ना, दो कोण का योग यदि 90 अंश होता है तो हम उसको पूरक कोण कहते हैं। कहने का मतलब यदि दो कोण हमको दे दिया, एक कोण का मान A है और दूसरे का B है, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब यदि हमको ऑलरेडी 40 दे दिया है पहले कोण के लिए, तो B का मान निकालने के लिए 90 है ना, और B बराबर 90 ऋण 40, ये पूरक कोण निकालने का क्या है, सूत्र है। तो कितना हो जाएगा, B बराबर 50 अंश, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो 40 अंश का हो जाएगा 50, दोनों का योग जो है वो हमेशा 90 के बराबर होगा, इसीलिए हम उसको पूरक कोण निकालने के लिए 90 से डिवाइड करेंगे और संपूरक के लिए 180 से। अब यहाँ पर आप यदि ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 50 का पूरक निकालेंगे तो 40 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, 90 में आप 50 माइनस करेंगे तो आएगा 40। इसी तरीके से 60 का निकालोगे तो हो जाएगा 30, 75 का निकालोगे तो हो जाएगा कितना, 15। समझ में आया। इस तरीके से आपको इन सवालों को हल करना है। अब जैसे जीरो दे दिया है ना, जीरो का पूरक कितना होगा, तो 90 में से आप जीरो को घटा दीजिए
तो आंसर कितना आएगा 90। तो इसका आंसर 90। 70 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 70 का 20 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? है तो देखिए बच्चों, हम लोगों को यदि संपूरक कोण निकालने के लिए क्या करना रहेगा, 180 में से घटाना रहेगा। ठीक है, देखिए संपूरक कोण को हम लोग क्या देखे हैं, संपूरक कोण को निकालने के लिए हम लोगों को जिन कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, अब यदि 110 हम लोगों को पहले से दे दिया गया है तो दूसरे कोण को हम लोग मान लेते हैं b। तो 180, अब b का मान निकालने के लिए 180 ऋण 110 तो आ जाएगा कितना 70 अंश। समझ में आया बच्चों? इसी तरीके से बाकी कोणों का जो मान है, जैसे 70 का है तो 70 के लिए कितना हो जाएगा 70 अंश जो दिया है उसके लिए यदि 180 अंश का करेंगे तो 110। समझ में आया? यदि 0 डिग्री का है तो वो ऑलरेडी 180 होगा। समझ में आया बच्चों? और यदि 120 का है तो 120 के लिए 60 अंश हो जाएगा। कैसे निकाल रहे हैं हम लोगों को पता चल रहे हैं ना, ये 180 में से 120 को जैसे माइनस कर दोगे तब आएगा आपका 60। तो 120 के लिए 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और यदि 45 अंश की बात करें तो फिर 45 में वैसे ही 180 को यदि आप माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 5 गया तो 3। 35 अंश जो रहेगा वो कितने का दिया है, ये 45 का है ना। तो 45 का यदि आप लोगों को निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा, ये 135 अंश। 135 अंश जो होगा वो 45 का संपूरक कोण होगा। और इसी तरीके से यदि 50 अंश की बात की जाए तो 50 अंश के लिए 130 अंश जो होगा वो क्या रहेगा, संपूरक कोण, है ना। अब हम इसको 180 में से घटा कर क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। अगर कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आगे आप ज़रूर पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।